हाय स्टूडेंट, NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था बेटा, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। नेफ्रॉन की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, जैसे मैंने दिखाया था, ग्रीवा थी, समीपस्थ पुंडरीक नलिका थी, हेलने का लूप था, दूरस्थ पुंडरीक नलिका थी और लास्ट में संग्रह नलिका। अब इसके बाद में आपको इसको लिखाऊं या अगला टॉपिक जो मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि है उसको मैं आपको समझा दूं। तो पहले मैं इसको आपको लिखा देता हूं। तो बेटा हेडिंग लिखिए आप, नेफ्रॉन की संरचना। हेडिंग लिखो बेटा। तो सबसे पहले आप नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन की जो संरचना है उस संरचना में नेफ्रॉन क्या होता है वो लिखिए बेटा। प्रत्येक वृक्क अर्थात वृक्क की, लिखिए बेटा, कल मैंने आपको इसको समझा दिया था इसकी संरचना टोटल। अब मैं इसको लिखा रहा हूं बेटा। वृक्क की संरचनात्मक एवं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वृक्क में, अर्थात प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन या रक्ताणु कहते हैं। ठीक है बेटा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा। नेफ्रॉन में लिखो बेटा साथ साथ। नेफ्रॉन में, इसमें बेटा नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। लिख लो बेटा इसको। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का निर्माण प्रत्येक
नेफ्रॉन का जो, इसके बाद नेफ्रॉन की संरचना हेडिंग लिख लेंगे हम। इसको लिखने के बाद हम लिख लेंगे नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, प्रत्येक जो नेफ्रॉन का निर्माण है निम्न संरचनाओं द्वारा, प्रत्येक नेफ्रॉन का निर्माण, प्रत्येक नेफ्रॉन का निर्माण निम्न संरचनाओं से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन का निर्माण निम्न संरचनाओं द्वारा होता है। द्वारा होता है। नंबर 1 लिखो बेटा, मेल्टिंग काय, इसको बेटा दो भागों में बांट देना, बॉमेन संकोट और दूसरा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस या इसको किसका कुछ भी कहें। दूसरा पार्ट ग्रीवा, तीसरा पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा दूरस्थ को फैलने का रूप, पांचवा दूरस्थ कुंडलित नलिका, छठवां संग्रह। इनको बेटा आप लिख लीजिए सबको। नेफ्रॉन का निर्माण निम्नलिखित संरचना द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका मेल्टिंग काय। मेल्टिंग काय दो भागों में बटा होगा, बॉमेन संकुट और केसका गुच्छ। दूसरा है आपका ग्रीवा, तीसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा है हेनले का रूप, जो ये यू आकार की संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। फिर है दूरस्थ कुंडलित नलिका और लास्ट है आपकी संग्रह नलिका। इनको लिख लीजिए बेटा और लिखने के बाद इसका डायग्राम बना लीजिए आप। किताब का भी सहारा लें बेटा इसका डायग्राम बनाने में। अब इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे बेटा। पहले इसका थोड़ा सा आप डायग्राम बना लीजिए रफ में, फटाफट से जल्दी बनाना जितना जल्दी हो सके, और इसके बाद फिर हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, लिखाएंगे इसके बारे में। ठीक है बेटा, डायग्राम बनने के बाद बना लीजिए। डायग्राम जब बन जाए, जब सबसे पहला हेडिंग लिख देंगे आप मेल्टिंग काय। डायग्राम बना दो। सबसे नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे मेल्टिंग काय। मेल्टिंग देखो बेटा, प्रत्येक नेफ्रॉन का, प्रत्येक नेफ्रॉन का अग्रभाग, प्रत्येक नेफ्रॉन का अग्रभाग मेल्टिंग काय का बना होता है। मेल्टिंग काय का बना होता है, जिसमें निम्न दो भाग पाए जाते हैं। जिसमें निम्न दो भाग
देखो सबसे पहला भाग बौमन संपुट। सारे सारों को एक पहले समझाता चलूंगा, समझा दिया है, फिर समझाऊंगा, रिवाइज कर रहा हूं, फिर लिखते चल रहा हूं। सबसे पहला बौमन संपुट। यह नेफ्रॉन के शीर्ष पर एक प्यालेनुमा संरचना होती है, अर्थात नेफ्रॉन का अग्रभाग एक प्यालेनुमा संरचना में होता है, जिसे हम बौमन संपुट कहते हैं। यहां तक देखिए बस आप। तो बौमन संपुट कहां है? प्यालेनुमा संरचना है। तो नेफ्रॉन का अग्रभाग एक प्यालेनुमा संरचना में होता है, जिसे हम बौमन संपुट कहते हैं। इसके मध्य में ग्लोमेरुलर से इस तरह छुपाया जाता है। बौमन संपुट की जो भित्ति है यह पतली और दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, एक बाह्य और एक अंदर। इन स्तरों का जो निर्माण है वो सल्की उपकला से होता है। बौमन संपुट की आंतरिक भित्ति में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं से प्रवर्धक जैसे अनेक उभार निकले होते हैं। ये प्रवर्धक और ग्लोमेरुलस भित्ति मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है, जिसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिससे इसकी पारगम्यता बढ़ती है। दिखाएं, लिखिए। नेफ्रॉन का अग्रभाग, नेफ्रॉन का अग्रभाग, नेफ्रॉन का अग्रभाग प्यालेनुमा संरचना में होता है। प्यालेनुमा संरचना में नेफ्रॉन का अग्रभाग प्यालेनुमा संरचना में होता है, जिसे बौमन संपुट कहते हैं। जिसे बौमन संपुट कहते हैं। ठीक है साहब। जिसके मध्य में ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जिसके मध्य में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। नेफ्रॉन का अग्रभाग प्यालेनुमा संरचना में होता है, जिसे बौमन संपुट कहते हैं, जिसके मध्य में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। नेक्स्ट सेंस लिखेंगे बेटा। बौमन संपुट की भित्ति, बौमन संपुट की भित्ति पतली, बौमन संपुट की भित्ति पतली एवं दो स्तरों से बनी होती है। दो स्तरों से बनी होती है। बौमन संपुट की जो भित्ति है वो पतली होती है और दो स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। इन स्तरों का निर्माण, इन स्तरों का निर्माण सल्की उपकला से, सल्की उपकला से होता है। बौमन संपुट की नेक्स्ट लिखते चलेंगे बेटा इसी में। बौमन संपुट की आंतरिक भित्ति में, बौमन संपुट की आंतरिक भित्ति में, आंतरिक भाग में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है। बौमन संपुट की, बौमन संपुट के, बौमन संपुट के आंतरिक भाग में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। विशिष्ट प्रकार की सेल्स, कोशिकाएं पाई जाती हैं। बौमन संपुट
के आंतरिक भाग में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं, जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स के उभार के रूप में प्रवर्ध निकलती है। इन सेल्स से उभार के रूप में प्रवर्ध निकलते हैं। ये प्रवर्ध और ग्लोमेरुलस भित्ति मिलकर ये प्रवर्ध और ग्लोमेरुलस भित्ति मिलकर ग्लोमेरुलस भित्ति का निर्माण करते हैं। ग्लोमेरुलस भित्ति मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली का पाए जाते हैं। इस झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इस झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण यह झिल्ली पारगमन होती है। जिसके कारण यह झिल्ली पारगम्य हो। ये आपका बौमन संपुट हो गया बेटा। नेफ्रॉन का अग्रभाग प्यालीनुमा संरचना में होता है जिसे बौमन संपुट कहते हैं, जिसके मध्य में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। बौमन संपुट की भित्ति पतली एवं दो परतों से मिलकर बनी होती है। इन स्तरों का निर्माण सल्की उपकला से होता है। बौमन संपुट के आंतरिक भाग में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं से उभार के रूप में प्रवर्ध निकलते हैं। ये प्रवर्ध और ग्लोमेरुलस भित्ति मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है। इस झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण यह झिल्ली पारगम्य होती है। पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा आपका है कि इसका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। मैल्टी की कार्य का दूसरा पॉइंट इसका या ग्लोमेरुलस। या इसका गुच्छ। ठीक है सर, इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि इसका गुच्छ क्या है। एक बार समझा दूं फिर लिखता हूं। देखो, रिपीट करता हूं। बौमन संपुट की गुहा में, ये बौमन संपुट है, इसकी गुहा में धमनियां अत्यधिक शाखित होकर केशिकाओं का एक समूह बनाती हैं। इस समूह को हम केश का गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। बौमन संपुट की गुहा में स्थित जो धमनियां हैं, ये धमनियां अत्यधिक शाखित होकर केशिकाओं का एक समूह बनाती हैं। इस समूह को हम
ग्लोमेरुलस कहते हैं। वृक्क ध्वनि की अविवाही जो धमन का है, वृक्क ध्वनि की अविवाही जो धमन का है, यह ग्लोमेरुलस में रक्त लाती है और अपवाही धमन का ग्लोमेरुलस से बाहर रक्त को ले जाती है। ठीक है साहब, अविवाही धमन का 50 शाखाओं में विभक्त होकर ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। अविवाही धमन का व्यास अपवाही धमन का के व्यास से अधिक होता है। अविवाही धमन का व्यास अपवाही धमन का के व्यास से अधिक होता है। ग्लोमेरुलस केशिकाओं की भित्ति, ग्लोमेरुलस केशिका अर्थात ये नलिका जो है, इनकी भित्ति एंडोथीलियम की बनी हुई होती है, जिनमें 500 अंगस्ट्रांग से लेकर 1000 अंगस्ट्रांग व्यास के अनेक छिद्र पाए जाते हैं। रक्त कोशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम तक की बनी होती है, जबकि बोमन संपुट की भित्ति एपिथेलियम की बनी होती है। तो 3 स्तर हो गए बेटा, एक तो ग्लोमेरुलस केशिकाओं का स्तर एंडोथेलियम, रक्त कोशिकाओं का स्तर एंडोथेलियम, बोमन संपुट की भित्ति का स्तर एपिथेलियम, ये तीनों स्तर मिलकर निस्यंद स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट है ग्लोमेरुलस, ये पूरा हो गया। अब इसको लिखिए बेटा, लिखिए बोमन संपुट की गुहा में, मेरे साथ साथ लिखो बेटा, बोमन संपुट की गुहा में धमनियां, बोमन संपुट की गुहा में धमनियां अत्यधिक शाखित होकर अत्यधिक शाखित होकर केशिकाओं का समूह बनाती है। केशिकाओं का समूह बनाती है, केशिकाओं का समूह बनाती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जिसे ग्लोमेरुलस नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, वृक्क ध्वनि की अविवाही धमन का, देख लीजिए बेटा, अविवाही धमन का ग्लोमेरुलस में रक्त को लाती है। वृक्क ध्वनि की अविवाही धमन का ग्लोमेरुलस में रक्त को लाती है, जबकि अपवाही धमन का ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले, ठीक है बेटा, जबकि अपवाही धमन का ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अविवाही धमन का 50 शाखाओं में विभक्त होकर, अविवाही धमन का लगभग 50 शाखाओं में विभाजित होकर, कितनी बेटा, 50 शाखाओं में विभाजित होकर
अविभाज्य धमनिका का व्यास, देखिए बेटा, अविभाज्य धमनिका का व्यास, अविभाज्य धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है। ये व्यास से अधिक होता है। ठीक है बेटा, बौमन संकुल की गुहा में धमनियां अत्यधिक शाखित होकर केशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, एक समूह बनाती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। वृक्क धमनी की अविभाज्य जो धमनिका है, ये रक्त को ग्लोमेरुलस में लाती है, जबकि अपवाही धमनिका ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले जाती है। अविभाज्य धमनिका लगभग 50 शाखाओं में विभक्त होकर ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। अविभाज्य धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका के व्यास से अधिक होता है। ठीक बेटा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं उसको। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम, इसमें नेक्स्ट डैश कर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस केशिकाओं की भित्ति, ग्लोमेरुलस केशिकाओं की भित्ति, ग्लोमेरुलस केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऊतक की बनी होती है। एंडोथीलियम ऊतक की बनी होती है, जिसमें केशिकाओं की जो भित्ति है वो एंडोथीलियम ऊतक की बनी होती है, जिसमें 500 अंगस्ट्रांग से लेकर, जिसमें 500 अंगस्ट्रांग से लेकर 1000 अंगस्ट्रांग के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अंगस्ट्रांग व्यास के छिद्र पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, एंडोथेलियम ऊतक के बनाए, इसमें छिद्र पाए जा रहे हैं। रक्त सेल्स, ब्लड सेल्स की भित्तियां, रक्त कोशिकाओं की भित्ति एंडोथेलियम की बनी होती है। एंडोथेलियम की बनी होती है। जबकि बौमन संकुल की भित्ति, बौमन संकुल की भित्ति एपिथेलियम, इसकी बनी होती है एपिथेलियम, एपिथेलियम की बनी होती है। जबकि बौमन संकुल की भित्ति एपिथेलियम की बनी होती है। ये तीनों स्तर मिलकर, ये जो तीनों भित्तियां हैं, ये मिलकर, ये तीनों भित्तियां मिलकर, भित्तियां मिलकर निश्चल स्तर का निर्माण करती हैं। निश्चल स्तर का निर्माण करती हैं।
आपका मैलपीली काय में सबसे पहला पॉइंट था बोमन संपुट और दूसरा है आपका ग्लोमेरुलस। ये दोनों चीज खत्म हो गई बेटा आपकी। अब तीसरी जो दूसरा, ये पहला भाग हुआ था आपका मैलपीली काय। अब मैलपीली काय के बाद में आपका क्या है बेटा ग्रीवा। अब ग्रीवा भाग की लिखिए आप। ग्रीवा भाग को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको और उसके बाद में आपको लिखना है ग्रीवा भाग। तीसरा पॉइंट है दूसरा है आपका ग्रीवा। देखिए पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं और फिर आगे। बोमन संपुट, देखो बेटा ये है बोमन संपुट आपका। बोमन संपुट आगे की ओर, ये बोमन संपुट वाला भाग हो गया बेटा आपका। तो बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी नलिकाकार संरचना में खुलता है। बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी सक्रिय नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। इसका आंतरिक स्तर पक्षमावी उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। ये ग्रीवा है, छोटा पार्ट है। देखो बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी सक्रिय नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। इनका जो आंतरिक स्तर है वह आंतरिक स्तर किसका बना होगा? पक्षमावी उपकला का। ठीक, इसके बाद समीपस्थ पुंडलित नलिका आ जाएगा बेटा आपकी। यही समझा देता हूं कि ग्रीवा जो भाग है कौन सा बेटा? ग्रीवा भाग आगे की ओर एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसको हम समीपस्थ या पीसीबी कहते हैं। इनकी आंतरिक भित्तियों में माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं जो कि ब्रुश बॉर्डर की तरह कार्य करते हैं, जो कि ब्रुश बॉर्डर का कार्य करते हैं। माइक्रोबिलाई की उपस्थिति के कारण, किसके कारण बेटा? माइक्रोबिलाई की उपस्थिति के कारण इन नलिकाओं का अवशोषण स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जो समीपस्थ पुंडलित नलिका है इनकी भित्तियों में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि अवशोषण के समय ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रीवा को लिखिए बेटा। बोमन संपुट आगे की ओर, बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी सक्रिय नलिकाकार, बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी सक्रिय नलिकाकार संरचना में खुलता है बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी सक्रिय नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। इनका आंतरिक स्तर, इसका आंतरिक स्तर पक्षमावी उपकला का बना होता है। पक्षमावी उपकला का बना होता है। ठीक है बेटा। बोमन संपुट आगे की ओर एक छोटी सक्रिय नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। इसका आंतरिक स्तर पक्षमावी उपकला का बना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट समीपस्थ पुंडलित नलिका हेडिंग लिख दीजिए आप। समीपस्थ पुंडलित नलिका कौन सा पॉइंट है बेटा? आपका तीसरा। समीपस्थ पुंडलित नलिका। बेटा ग्रीवा आगे की ओर
रहा ग्रीवा, नेफ्रॉन की ग्रीवा, ऐसी जो शॉर्ट में नेफ्रॉन की ग्रीवा, नेफ्रॉन की ग्रीवा आगे की ओर एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना में खुलती है। नलिकाकार संरचना में नेफ्रॉन की ग्रीवा आगे की ओर एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसके आंतरिक स्तर में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई सूक्ष्माणु पाए जाते हैं। इसके आंतरिक स्तर में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि पुरुष बॉर्डर का कार्य करते हैं। जो कि पुरुष बॉर्डर का कार्य करते हैं। माइक्रोविलाई की उपस्थिति के कारण माइक्रोविलाई की उपस्थिति के कारण माइक्रोविलाई की उपस्थिति के कारण इन नलिकाओं का अवशोषण स्तर, देखिए बेटा, अवशोषण स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट लाइन से पढ़ने लिख दो। इस स्तर की कोशिकाओं में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेफ्रॉन की ग्रीवा, लिख लीजिए, नेफ्रॉन की ग्रीवा आगे की ओर एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसके आंतरिक स्तर में अनेक माइक्रोविलाई सूक्ष्माणु पाए जाते हैं, जो कि पुरुष बॉर्डर की तरह कार्य करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? पुरुष बॉर्डर की तरह कार्य करते हैं, और माइक्रोविलाई की उपस्थिति के कारण इनका अवशोषण स्तर बढ़ जाता है। इस स्तर की जो सेल्स हैं, उन कोशिकाओं में अनेक या अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, जो कि सक्रिय अवशोषण दो प्रकार से होगा, आगे करके बताऊंगा, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये लिख लीजिए आप। इसके बाद जो अगला आएगा वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपके आएगा। डायग्राम बना लेना, साथ के साथ आप नोट्स भी बना लेना।